आज का पुलिस एनकाउंटर लालू यादव और राबड़ी के शासनकाल का है, जब बिहार में खून खराबे और अराजकता का वो दौर था जिसे खुद अदालत ने जंगल राज की संज्ञा दी थी। उस वक्त कानून का नहीं बल्कि शातिर सरगनाओं की बंदूकों का राज चलता था। लाशें कहीं भी गिरती थी, खून कहीं भी बह जाता था। बात बेगूसराय की करें तो क्राइम के मामले में जिला तस्कर सम्राट कामदेव सिंह के जमाने से ही काफी बदनाम था। फिर कामदेव सिंह का खात्मा हुआ। उसके बाद सरगनाओं की सांसें अटका देने वाला एक और खूनी दौर शुरू हुआ। सिर्फ बेगूसराय ही नहीं बल्कि बिहार का तकरीबन हर हिस्सा इससे हलकान था, परेशान था, डरा हुआ था। वैसे भी बिहार के बारे में कहा जाता है कि अगर यहाँ की राजनीति और भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ना है तो पहले बाहुबलियों को समझ लो। सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला जैसे बाहुबलियों के बीच अशोक सम्राट भी एक ऐसा ही बाहुबलियों का नाम था, जिसने बिहार को अपने आतंक से ऐसा खौफजदा किया कि हर कोई उससे कांपता था। माना जाता है कि अशोक की तूती बिहार समेत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक बोलती थी। अशोक सम्राट के बैकग्राउंड की बात करें तो वो बेगूसराय के एक संभ्रांत किसान परिवार से था। पढ़ने लिखने वाला लड़का कहा जाता था। वो संस्कृत समेत 2 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका था। उसका असली नाम वैसे अशोक शर्मा था। बरौनी के ही स्थानीय कॉलेज में पढ़ाई लिखाई उसने की, लेकिन वहीं से उसे रंगदारी का चस्का लगा और स्थानीय तौर पर एक दबंग छात्र के रूप में उसने अपनी पहचान बना ली और अशोक शर्मा से अशोक सम्राट बन गया। अशोक सम्राट का चयन कहा जाता है कि दरोगा के लिए भी हुआ था। वो सिलेक्शन के लिए दरभंगा भी गया था। अशोक ने दरभंगा जाने का फैसला छोड़ते हुए अपने दोस्त के घर जाना बेहतर समझा, क्योंकि दोस्त मौत के मुहाने पर खड़ा था और दोस्त को देख अशोक ने खुद को भी गोली मार ली। दोनों दोस्तों को अस्पताल ले जाया गया, जहां जिंदगी और मौत की जंग के बाद दोनों दोस्तों को जिंदगी ही नसीब हुई। कहा जाता है कि बाद में कम्युनिस्ट विचारधारा की वजह से दोनों दोस्तों के बीच में दुश्मनी हो गई और दुश्मनी भी ऐसी कि अशोक शर्मा ने अपराध का रास्ता चुन लिया और बन गया बेगूसराय का अशोक सम्राट। अशोक सम्राट की छवि रॉबिन हुड वाली थी। वो हर रोज 3-4 घंटे तक पूजा पाठ करता था, शराब को हाथ नहीं लगाता था, इतना शालीन और सभ्य दिखता था कि लोग यकीन नहीं कर पाते थे कि ये बाहुबली है। ये वही बाहुबली है जिससे लोग डरते हैं और जो किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। अशोक सम्राट ने पटना के अलकनंदा अपार्टमेंट के पास रहने वाली एक लड़की से लव मैरिज की। इस शादी का पूरा इंतजाम खुद आनंद मोहन सिंह ने किया, जो खुद भी बाहुबली हैं। कहा जाता है कि शादी में बिहार के बड़े बड़े नेता और मंत्री चोरी छुपे पहुंचे थे, क्योंकि उस वक्त बाहुबलियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बरौनी से लेकर गोरखपुर तक अशोक का आतंक फैला था। बरौनी रिफाइनरी और रेलवे के ठेकों पर अशोक सम्राट का कब्जा था। अशोक सम्राट बिहार के कई जिलों की राजनीति भी तय करने लगा। उसके गुर्गे डरा धमका कर वोट दिलाने का काम करते थे, बूथ कैप्चरिंग का काम करते थे। जहां पर डरा धमका कर काम नहीं होता था, वहां से बूथ कैप्चर किए जाते थे। अशोक सम्राट ब्रज बिहारी प्रसाद का खास था। दावा तो ये भी किया जाता है कि अशोक सम्राट से नजदीकी की वजह से ही सूरजभान सिंह के कहने पर ब्रज बिहारी प्रसाद की यूपी के डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने हत्या की थी। सूरजभान और अशोक सम्राट में अक्सर गैंग वॉर होती थी और फिर होती थी खून की होली। अशोक सम्राट कई मुठभेड़ों में शामिल हुआ था। कहते हैं कि 40 से ज्यादा मुठभेड़ों में उसने खूनी खेल खेला और कई लोगों की जान ली। अशोक सम्राट ने 90 के दशक में वारदातों में घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। अशोक सम्राट के पास ऐसे हथियार थे जिन्हें बिहार पुलिस के अफसरों ने उस वक्त देखा भी नहीं था। अपराधियों को काबू में करने के लिए उनका इस्तेमाल करना तो पुलिस अफसरों के लिए दूर की बात थी। अशोक सम्राट बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का सबसे बड़ा डॉन था, लेकिन इस डॉन का भाईचारे का रिश्ता था मिनी नरेश के साथ। बेगूसराय में चलने वाली कांग्रेस कम्युनिस्ट के बीच की खूनी राजनीति ने ही ये खेल दिखाया था। क्योंकि अशोक का झुकाव कांग्रेस की तरफ ज्यादा था, सो कम्युनिस्ट खेमे ने मुखिया उर्फ मुखो को अपने पाले में खींच लिया। उस वक्त बाहुबलियों के लिहाज से कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय में 20 ही बैठती थी, सो उनका बल पाकर मुखो ने लगातार अशोक को निशाना बनाने की कोशिश जरूर की थी। ऐसे ही हालात में बचने और घात लगाने के लिए अशोक ने मुजफ्फरपुर का भी रुख किया था। यहाँ पर मिनी नरेश ने एसएल कॉलेज के पीजी हॉस्टल 3, जिसे न्यू हॉस्टल कहा जाता है, मुजफ्फरपुर से अपनी रंगदारी का साम्राज्य फैला दिया। अशोक सम्राट ने जब बेगूसराय छोड़ा तो उसी दौरान मिनी नरेश के साथ मुजफ्फरपुर के इस न्यू हॉस्टल में आकर वो ज्यादातर रहता था और फिर उसका वो एक पसंदीदा अड्डा बन गया जब तक मिनी नरेश रहा। हॉस्टल में तब मिनी नरेश की सरपरस्ती में जबरदस्त सरस्वती पूजा होती थी।
जो कि कम्युनिस्टों को पसंद नहीं थी। उसको लेकर गहमा गहमी होती थी, जिसका फायदा उठाकर चंदेश्वर सिंह ने पूरे दल बल और तैयारी के साथ बमों से जबरदस्त हमला किया एन सरस्वती पूजा के दिन। और वो साल था 1989, जब मिनी नरेश की हत्या सरस्वती पूजा के दिन कर दी गई। फिर आया 1990 का साल, जब पहली बार AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया देश के अंदर किसी क्राइम को करने के लिए। तब पहली बार AK-47 की तड़तड़ाहट सुनाई दी थी। अशोक सम्राट के गुर्गे ने सम्राट के करीबी रहे मिनी नरेश की हत्या का बदला लिया था। छाता चौक पर AK-47 से बाहुबली चंद्रेश सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। ये वो दौर था जब बिहार पुलिस ने AK-47 के दर्शन भी नहीं किए थे। ये सिर्फ सेना के पास हुआ करती थी या फिर आतंकवादियों के पास। कहा जाता है कि अशोक सम्राट के सेना में काम करने वाले दोस्त ने आतंकवादियों से जब्त हथियार किए थे और यही हथियार जब्त करके उसने अशोक सम्राट को उपलब्ध कराए थे। हालांकि इस बात का कभी कोई सबूत नहीं मिला। अशोक सम्राट इसी AK-47 जैसे हथियारों के दम पर खौफ का दूसरा नाम बन गया था। साल 1993 में बिहार के DGP रहे गुप्तेश्वर पांडे ने ही उस समय अशोक सम्राट गिरोह के पास से AK-47 और सूरजभान सिंह के घर से AK-56 को बरामद किया था। पुलिस के मुताबिक अशोक ने उस दौर में कई लोगों की हत्या AK-47 से की थी। अशोक सम्राट का प्रभाव बेगूसराय, मोकामा, वैशाली, लखीसराय जैसे इलाकों में माना जाता था। अशोक सम्राट की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो सरकार और प्रशासन को भी चुनौती देने लगा था। वो पुलिस के लिए कितना बड़ा सरदर्द बन चुका था, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस उसके पीछे हो गई। अब अशोक सम्राट खुद भी राजनीति में घुसने की कोशिश करने लगा। अशोक सम्राट के लिए राजनीति में प्रवेश करने का रास्ता खुद बाहुबली सांसद आनंद मोहन से होकर जाता था। आनंद मोहन से अशोक सम्राट के रिश्ते बेहद करीबी थे। जब अशोक सम्राट ने राजनीति में आने का मन बनाया तो आनंद मोहन ने ही अपनी पार्टी से उसको टिकट देने का वादा किया। ये तय था कि जल्द ही काले कारनामे करने वाला ये माफिया डॉन राजनीति में आने वाला है। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था और ये वक्त था लालू यादव की सरकार का। उस दौर में शशि भूषण शर्मा वहां के इंस्पेक्टर इंचार्ज थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनपुर रेलवे स्टेशन में टेंडर होने वाला है जिसमें अशोक सम्राट आने वाला है, पर यह खबर पक्की नहीं थी कि अशोक सम्राट वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही खबर पुलिस को मिली, पुलिस एक्टिव हो गई। 5 पुलिस कर्मियों की टीम बनाई गई और ठिकाने का पता लगाने के लिए उनको गश्त पर लगा दिया गया कि यहाँ पर अशोक सम्राट आएगा या नहीं आएगा। इसी दौरान दिन में करीब 1 बजे करीब लक्ष्मण दास मठ के पास एक गाड़ी में एक शख्स राइफल लेकर बैठा दिखाई दिया। खबर सही निकली। दोपहर 1 बजे का वक्त था और ये खबर आई कि यहाँ पर अशोक सम्राट मौजूद है। इसके बाद पुलिस ने अपनी जीप उस गाड़ी के सामने लगा दी। पुलिस को देखकर अशोक सम्राट की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। अपराधियों के पास AK-47 था, जब पुलिस के पास पिस्टल और 303 बंदूक हुआ करती थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद अपराधी गाड़ी में दोबारा सवार हुए और भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस वालों ने फायरिंग जारी रखी। तब 4 अपराधी वहां से पैदल ही भागने लगे। पुलिस को देख गांव वाले भी अशोक सम्राट और उसके लोगों के पीछे भागे। भागते हुए अशोक सम्राट और उसके लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिस वजह से कई ग्रामीण भी घायल हुए, जिनमें से बाद में एक की मौत हो गई थी। ये अपराधी एक झोपड़ी में छिप गए, जिसे ग्रामीणों ने आग लगा दी थी। अशोक सम्राट गैंग की तरफ से शाम 4 बजे तक फायरिंग होती रही। 4 बजे फायरिंग बंद हो गई। पुलिस वालों ने एक तलाशी अभियान चलाया और देखा कि वहां पर लाशें पड़ी हैं। अशोक सम्राट भी इन्हीं में से एक था। अशोक सम्राट की मौत की पुष्टि हो गई। उसके पास से AK-47 और भारी मात्रा में गोलियां बरामद हुई। आतंक का दूसरा नाम कहे जाने वाले अशोक सम्राट का खौफ वहीं खत्म हो गया। अशोक सम्राट एनकाउंटर के बाद शशि भूषण शर्मा को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दिया गया। उन्हें प्रेसिडेंट मेडल से नवाजा गया और DSP भी बना दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट एनकाउंटर रहा होगा। अशोक सम्राट के साथ ही खौफ का एक दौर खत्म हुआ। और आज के पुलिस एनकाउंटर के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।